जी हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे अमेरिका को जो होने वाला चुनाव है उसके बारे में। और आपको बता दें कि जैसे दुनिया में चुनाव होते हैं, भारत में भी चुनाव होते हैं। जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहाँ पे चुनावी प्रक्रिया निभाई जाती है, जिसके बाद जनता अपने देश का जो प्रतिनिधि है उसको चुनती है, राष्ट्राध्यक्ष को चुनती है। लेकिन अमेरिका की जो चुनाव प्रक्रिया है वो थोड़ी सी अलग है। जैसा कि हमारे देश में कभी भी किसी भी समय चुनाव हो जाता है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक डेट फिक्स है, उसी डेट को चुनाव होता है। क्या है पूरा माजरा, आपको आज समझाएंगे थोड़ा सा अमेरिकी चुनाव के इंटरेस्टिंग फैक्ट से। अमेरिका में 50 राज्य हैं। भारत में कितने राज्य हैं कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं। भारत की तरह वहाँ भी जनसंख्या के हिसाब से हर राज्य की सीटें तय की जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, उसी तरह कैलिफोर्निया में 54 इलेक्टोरल वोट्स हैं। मान लीजिए 2024 चुनाव में कमला हैरिस की पार्टी कैलिफोर्निया में 30 सीटें जीतती हैं और ट्रंप 24 सीटें जीतते हैं। ऐसे में यहाँ के सभी 54 इलेक्टोरल वोट्स कमला हैरिस के हो जाएंगे। फिर से समझने की कोशिश करिए कि कैलिफोर्निया की सीट में मान लो 30 सीटें कमला हैरिस जीत लेती हैं और 24 सीटें ट्रंप जीतते हैं, तो सभी जो 54 इलेक्टोरल वोट्स हैं वो कमला हैरिस के हो जाएंगे। यानी कि सब इनको जुड़ के मिल जाएंगे। समझने की कोशिश करिएगा, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ऐसा और कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा। विनर टेक्स ऑल, यानी नंबर 1 पर रहने वाले को राज्य की सभी सीटें मिलने का नियम है। जो सबसे ज़्यादा अंक लाएगा उसको सारे अंक जाके ऐड हो जाएंगे। इसी वजह से 2016 के चुनाव में हिलेरी क्लिंटन से 28.6 लाख कम वोट पाकर भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए थे। 5 नवंबर को ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होती है। क्या है कहानी, यही तो आज जानेंगे। अमेरिका में मंगलवार को ही क्यों होती है वोटिंग, ये भी बताएंगे। अमेरिका में हर 4 साल में नवंबर महीने के पहले सोमवार के बाद वाले मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव होता है। यानी कि जो नवंबर का पहला सोमवार आता है, फर्स्ट वीक का पहला सोमवार, और फिर उसके बाद जो मंगलवार आता है उसी दिन राष्ट्रपति चुनाव किया जाता है। अगर नवंबर महीने का पहला दिन मंगलवार हो तो इस दिन चुनाव नहीं होंगे। ये भी फैक्ट है कि अगर 1 नवंबर को मंगलवार है तो नहीं होंगे। फिर कब होगा, तो सोमवार के बाद वाले मंगलवार को ही होंगे। यानी कि नवंबर में पहला जो सोमवार आएगा उसी के बाद ही वोटिंग पड़ेगी। भले ही 1 तारीख को ही मंगलवार हो जाए तब भी वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 30 तारीख को सोमवार है तो 1 तारीख को मंगलवार है, तो वोट नहीं पड़ेगा। पड़ेगा कब, तब आप 7 दिनों बाद फिर जो 8-9 तारीख में आपका मंगलवार सोमवार आएगा उनमें आपके वोट पड़ेंगे। ठीक है। अमेरिका के सभी राज्यों में एक ही दिन राष्ट्रपति चुनाव कराने का कानून 1845 में बना था। उस वक्त ज़्यादातर आबादी खेती करती थी। नवंबर के शुरुआती दिनों में किसान ज़्यादा व्यस्त नहीं रहते थे। रविवार के दिन ज़्यादातर आबादी चर्च जाती थी, इसलिए बुधवार को जो इलाके के बाज़ार लगते थे उस दिन भी वोटिंग नहीं हो पाती थी, क्योंकि बुधवार को कई इलाकों में बाजार का दिन होता था। पोलिंग बूथ जाने के लिए कई बार लोगों को एक दिन यात्रा करनी पड़ती थी, इसलिए सोमवार और गुरुवार को वोटिंग नहीं करा सकते थे। ऐसे में मंगलवार को ही वोटिंग के लिए सबसे उचित दिन समझा गया। इसमें भी अगर महीने की पहली तारीख को ही मंगलवार आ गया तो इस दिन चुनाव नहीं होते, क्योंकि 1 नवंबर को ईसाई ऑल सेंट्स के डे के तौर पर मनाते हैं। यानी कि जो ऑल सेंट्स डे होता है ये 1 नवंबर के दिन होता है। 2024 में वोटिंग का दिन 5 नवंबर को पड़ रहा है। उसी दिन भारत में 6 नवंबर हो जाएगा। यानी कि वहाँ पे 5 नवंबर को वोटिंग पड़ेगी, लेकिन भारत में 6 नवंबर होगा, क्योंकि सुबह और रात्रि का हेर फेर होता है भारत और अमेरिका के टाइम जोन में, जो आपका हमारा GMT होता है। अमेरिका में 2 पार्टियों के ही बीच मुकाबला होता है। जैसे भारत में ढेर सारी पार्टियां होती हैं, वैसे अमेरिका में नहीं होते हैं। अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स पार्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ थे। पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन किसी पार्टी के सदस्य ही नहीं थे, लेकिन लोकतांत्रिक चुनाव में पार्टियों की ज़रूरत महसूस हुई। शुरुआत में दोनों पार्टियां आई, फेडरलिस्ट पार्टी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी। बात करेंगे फेडरलिस्ट पार्टी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स फेडरलिस्ट पार्टी से ही थे। 1815 में यह पार्टी भंग कर दी गई।
अब बची सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के दो धड़े हुए, बाद में ये अलग अलग पार्टियां बनी, जिन्हें आज हम डोनाल्ड ट्रंप वाली रिपब्लिक और कमला हैरिस वाली डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में जानते हैं। अमेरिका में सिर्फ दो पार्टियों का कोई नियम नहीं है, लेकिन चुनावी प्रोसेस की वजह से सिर्फ दो पार्टियां ही असरदार होती हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सबसे प्रचलित और पुरानी पार्टियां हैं। इनकी पहुंच पूरे देश में है, इसलिए पॉलिसी से हर कोई वाकिफ़ है। इनकी जो पॉलिसी है वो सबको पता होती है और इसीलिए इनके प्रत्याशियों को ही ज़्यादातर वोट मिलते हैं। अमेरिका में कोई तीसरी पार्टी उभर कर नहीं आ पाती है। ग्रीन पार्टी, लिबर्टेरियन पार्टी और कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी जैसे कुछ दल सिर्फ नाम के लिए चुनाव में हिस्सा ले लेते हैं, कोई असर दिखाई नहीं पड़ता है। भारत में बीजेपी या कांग्रेस का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा ये पार्टी अंदर खाने तय करती है, लेकिन अमेरिका में कौन सी पार्टी अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट किसे बनाएगी ये भी चुनाव से तय होता है। इसके लिए अलग अलग राज्य दो तरीके अपनाते हैं, पहला प्राइमरी इलेक्शन और दूसरा कॉकस। पार्टी के अंदर कई लोग उम्मीदवारी का दावा करते हैं। किस इलेक्शन में? प्राइमरी इलेक्शन में। थोड़ा इसको हम आपको प्राइमरी इलेक्शन और कॉकस के बारे में बता दें। प्राइमरी इलेक्शन क्या है? तो पार्टी के अंदर कई लोग उम्मीदवारी का दावा करते हैं। वोटिंग के जरिए डेलीगेट्स चुने जाते हैं जो पसंदीदा राष्ट्रपति उम्मीदवार को चुनते हैं। कुछ राज्यों में डेलीगेट्स के लिए सभी लोग वोट कर सकते हैं, जबकि कहीं पर वोटिंग के लिए पार्टी मेंबर होना जरूरी है। कॉकस की बात करें तो यह एक तरह की पार्टी मीटिंग होती है। इसमें राष्ट्रपति उम्मीदवार के समर्थकों की ग्रुप बनाए जाते हैं और उनके बीच डिबेट होती है। इस दौरान लोग एक दूसरे से प्रभावित होकर ग्रुप बदल सकते हैं। अंत में कॉकस के आधार पर डेलीगेट्स तय होते हैं। जो कैंडिडेट जितने प्राइमरी और कॉकस जीतता है उसे उतने ज़्यादा डेलीगेट्स मिल जाते हैं। चुने हुए डेलीगेट्स अपनी अपनी पार्टियों के नेशनल कन्वेंशन में शामिल हो जाते हैं और वह पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनते हैं। इस पूरी कवायद का मकसद पॉपुलर लीडर को ही अमेरिका का राष्ट्रपति बनाना है। इस बार रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया। वहीं बाइडेन के पीछे हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन में कमला हैरिस का चुनाव होगा। राष्ट्रपति उम्मीदवार अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा करते हैं। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वांस और कमला हैरिस ने टिम वाल्ज को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया हुआ है। यानी कि अगर ये लोग अपना चुनाव जीतते हैं तो यही लोग उपराष्ट्रपति बनेंगे। जिस तरह भारत में जनता सीधे सांसद चुनती है, जिस पार्टी या गठबंधन के पास सांसदों का बहुमत होता है उस दल का नेता देश का प्रधानमंत्री बनता है। ये भारत की बात है। उसी तरह अमेरिका में भी राष्ट्रपति को सीधे जनता का वोट नहीं मिलता। जनता इलेक्टर्स चुनती है और इनके इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अमेरिका की 50 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 538 इलेक्टर्स चुनकर आते हैं। सभी राज्यों से चुने गए इलेक्टर्स की संख्या अलग होती है। आमतौर पर राज्य में जिस प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं सभी इलेक्टर्स उसी प्रत्याशी के हो जाते हैं। जैसे कैलिफोर्निया में 54 इलेक्टर्स हैं। जिस कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा इलेक्टर्स जीतेंगे उसे सभी 54 इलेक्टर्स मिल जाएंगे। अमेरिका में इलेक्टर्स का काम राष्ट्रपति चुनाव के अलावा कुछ नहीं होता, जबकि भारत में सांसद प्रधानमंत्री चुनने के साथ संसद में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। नवंबर में चुने गए इलेक्टर्स दिसंबर महीने के पहले बुधवार के बाद आने वाले मंगलवार को अपने अपने राज्यों में मिलते हैं। यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और साइन किए सर्टिफिकेट राजधानी वाशिंगटन डीसी भेज देते हैं। जो इलेक्टर्स क्रॉस वोटिंग करते हैं उन्हें फेथलेस इलेक्टर्स यानी विश्वासघाती के नाम से बुलाया जाता है या उन्हें कहा जाता है कि ये ससुरा विश्वासघाती है। अमेरिका के 32 राज्यों में ऐसे इलेक्टर्स के खिलाफ कानून है। 2016 में वाशिंगटन और कोलोराडो से 4 इलेक्टर्स ने अपने वोट बदलने की कोशिश की थी। इन पर $1000 का फाइन भी लगाया गया था। दिसंबर के चौथे बुधवार यानी कि जो इस बार अगर हम बात करेंगे तो 25 दिसंबर का दिन पड़ रहा है को अमेरिकी सीनेट के प्रेसिडेंट इलेक्टर्स के वोट हासिल करते हैं। इसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन और सीनेट द्वारा वोटों की गिनती होती है। 2024 में ये गिनती 6 जनवरी को होगी। अमेरिकी चुनाव में अगर कोई पार्टी 270 इलेक्टोरल वोट न छू पाए तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति का चुनाव करता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भारत के लोकसभा की तरह है। सभी अमेरिकी राज्यों में 435 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन इस वोटिंग में हर राज्य को एक ही वोट मिलता है। 50 राज्यों के वोट में जो कैंडिडेट 26 वोट जुटा लेता है प्रेसिडेंट बन जाता है।
अमेरिका के इतिहास में 2 बार ऐसा हो चुका है। साल 1800 में किसी को बहुमत न मिलने पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने थॉमस जेफरसन को राष्ट्रपति चुना था। 1824 में जॉन क्विंसी एडम्स को राष्ट्रपति चुना गया। अमेरिका में 5 बार ज़्यादा वोट परसेंट होने के बाद भी कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति नहीं बन पाया, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए देश भर के ज़्यादा वोट्स नहीं बल्कि ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स की ज़रूरत होती है। 2016 में हिलेरी क्लिंटन को 48.18% वोट मिले थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 46.09% वोट ही मिले थे, यानी कि करीब 2% कम था। लेकिन इलेक्टोरल वोट में ट्रंप आगे निकल गए और राष्ट्रपति बन जाते हैं। राष्ट्रपति 20 जनवरी से ही नए राष्ट्रपति का कार्यकाल क्यों चलता है? जैसे हमारे यहाँ एक पार्टियों का अपना मन होता है, उसी हिसाब से शपथ ग्रहण समारोह करवा लेते हैं, लेकिन अमेरिका में थोड़ा सा अलग है। बता दें कि 20 जनवरी की दोपहर नए राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत होती है। उद्घाटन समारोह राजधानी वाशिंगटन डीसी के यूएस कैपिटल बिल्डिंग में होता है। 20 जनवरी को रविवार हो तो कार्यकाल 21 जनवरी से शुरू होता है। हालांकि अमेरिका में हमेशा यह परंपरा नहीं थी। 1789 में पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत 30 अप्रैल से हुई थी। दूसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 मार्च 1793 से शुरू हुआ और फिर यही प्रथा बन गई। नवंबर में चुनाव होने के बाद मार्च तक काफ़ी समय बर्बाद होता था। कैबिनेट बनाने के लिए इतने वक्त की ज़रूरत नहीं थी। 1933 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की शपथ से पहले 20वें संविधान संशोधन के जरिए 20 जनवरी को नए कार्यकाल की शुरुआत की तारीख तय की गई। 2013 में बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल की शुरुआत 21 जनवरी सोमवार से की थी। उनसे पहले राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर और डोनाल्ड रीगन ने भी 21 जनवरी से कार्यभार संभाला था। भारत की तरह ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने 2 टर्म के बाद रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद ये अनौपचारिक नियम जैसा बन गया। 31 अमेरिकी राष्ट्रपति इसका पालन करते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी खुद से, जैसे कि जॉर्ज वाशिंगटन 2 बार बने और उसके बाद खुद से रिटायरमेंट ले लिया, उसी परंपरा का पालन आज भी किया जाता है। 1932 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति चुनकर आए। 1936 में फिर से राष्ट्रपति बने। उस वक्त ग्रेट डिप्रेशन और द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी ने 1940 और 44 में भी रूजवेल्ट को उतारा और वो जीते भी। हालांकि वे अपना चौथा टर्म पूरा नहीं कर पाए। 12 अप्रैल 1945 को रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई। 1946 में रिपब्लिकन पार्टी की वापसी हुई। 1947 में हूवर कमीशन की सिफारिश पर 22वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कोई शख्स सिर्फ 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। इससे सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता, नए नेता और विचारधाराएं सामने आती रहती हैं। हालांकि अगर कोई राष्ट्रपति मिड टर्म में कुर्सी छोड़ देता है तो नियम थोड़े अलग हैं। इस स्थिति में अगर राष्ट्रपति का टर्म 2 साल से कम है तो वो और 2 और टर्म के लिए राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि जो वहाँ का कार्यकाल है उसे पूरा करने से पहले ही वो रिटायरमेंट ले ले या वहाँ से अलग हो जाए, इस्तीफ़ा दे दे, तो वो फिर से उसका 2 बार का कार्यकाल बढ़ जाता है। लेकिन अगर टर्म 2 साल से ज़्यादा रहा तो नेता केवल 1 बार और राष्ट्रपति चुनकर आ सकता है। 1841 में अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम हेनरी की पद संभालने के 32 दिन बाद ही मृत्यु हो गई थी। इस समय अमेरिका में बहस छिड़ी कि उपराष्ट्रपति जॉन टेलर को राष्ट्रपति की पूर्ण शक्तियां मिलेंगी या नहीं, क्योंकि अमेरिकी कानून में इससे संबंधित कोई निश्चित प्रावधान नहीं थे। 1865 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या और उसके बाद जेम्स ए गारफील्ड और विलियम मैककिनले की हत्या पर भी राष्ट्रपति के उत्तराधिकार की समस्या उठी। ऐसे में साल 1947 में प्रेसिडेंट सक्सेशन एक्ट लाया गया। एक्ट के अंतर्गत किसी राष्ट्रपति जो अमेरिकी राष्ट्रपति है कि इस्तीफा देने, पद से हटाए जाने या मृत्यु हो जाने पर फॉलो होने वाले 18 उत्तराधिकारियों का पूरा क्रम निश्चित किया गया। इतनी लंबी लिस्ट के पीछे राजनीतिक स्थिरता के साथ एक अन्य वजह भी शामिल थी। अमेरिका न्यूक्लियर पावर है। किसी हमले या युद्ध की स्थिति में अगर टॉप लीडरशिप खत्म हो जाती है तो स्पष्ट रहे कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, ताकि न्यूक्लियर कमांड खाली न रहे। राष्ट्रपति पद के उत्तराधिकारी 14 से 18 प्रकार के इसमें बताए जाते हैं। आइए थोड़ा सा आपको बताते हैं राष्ट्रपति पद के उत्तराधिकारी कौन हो सकते हैं। पहला उपराष्ट्रपति, दूसरा स्पीकर ऑफ द हाउस, तीसरा प्रेसिडेंट,
प्रो टेम्पोर ऑफ सीनेट, चौथा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पांचवां सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजर, छठवां सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सातवां अटॉर्नी जनरल, आठवां सेक्रेटरी ऑफ द इंटीरियर, नौवां सेक्रेटरी ऑफ द एग्रीकल्चर, 10वां सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, 11वां सेक्रेटरी ऑफ लेबर और 12वां सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, 13वां सेक्रेटरी ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, 14वां सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, 15वां सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी, 16वां सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, 17वां सेक्रेटरी ऑफ वेटरन अफेयर्स और 18वां सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। यानी कि राष्ट्रपति पद के उत्तराधिकारी 18 लोगों को बनाया गया है। यानी कि जो न्यूक्लियर शक्ति है, न्यूक्लियर पावर है, वो किसी ना किसी के हाथ में बनी रहे। मान लीजिए अमेरिका पर कोई अचानक से हमला हो जाता है और टॉप लीडरशिप नहीं रहती है, तो लगातार इस क्रम से लोगों को इतना पद दिया जाता है। यानी कि इतने लोगों को तो कोई भी इतनी आसानी से मार नहीं पाएगा और तब तक कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी सुरक्षा कर लेगा। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या नियम कानून है? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए सिर्फ भारत का नागरिक होना जरूरी है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए बॉर्न सिटीजन यानी जन्म से अमेरिकी नागरिक होना जरूरी है। यानी कि भारत में तो भारत का नागरिक हो, भले ही बाहर से आकर भारत का नागरिक बन जाए, चुनाव लड़ लेगा, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर आप पैदा हुए हैं तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे समझिए कि सोनिया गांधी, जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, वो विवाह कर भारत आई हैं और यहाँ की नागरिक बन गई। संविधान के अनुसार वे भारत की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकती हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जो अमेरिका में पैदा हुआ नागरिक हो। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस भारतवंशी हैं, लेकिन उनका जन्म, उनके पैदाइश अमेरिका में हुई है। वे जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिक हैं, इसलिए वे राष्ट्रपति बनने के योग्य हो जाते हैं। राष्ट्रपति जो अमेरिका का होता है, बनने के लिए 3 मुख्य क्राइटेरिया है या एलिजिबिलिटी है, जिसमें अमेरिका में जन्मा अमेरिकी नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और कम से कम 14 सालों से अमेरिका का वह निवासी हो। यानी कि 14 साल से लगातार वो अमेरिका में रहता हो। वहीं अगर चुनावी दृष्टि से देखा जाए तो एनल जो आपका ट्विटर के फाउंडर हैं, अमेरिकी मतदाताओं को 8 करोड़ बांट रहे हैं। इससे ट्रंप को फ़ायदा होगा, कमला को नुकसान होगा, क्योंकि चुनाव से पहले वोटिंग की राजनीति यहाँ पे हो रही है। क्या है, थोड़ी सी जानकारी आपको इसकी भी दे दें, क्योंकि अमेरिका चुनाव से ये बड़ा मुद्दा है। जिस प्लेटफॉर्म का यूज करके यहाँ लोग अपना चुनाव प्रचार करते हैं, उस प्लेटफॉर्म के मालिक ही ट्रंप के साथ खड़े हो गए हैं। अमेरिकी सरकार ने इलॉन मस्क के कैंपेन अमेरिका PAC को चेतावनी दी है। मस्क ने इसके तहत अमेरिका के चुनाव से पहले वोट देने वाले मतदाताओं को $1 मिलियन यानी कि लगभग 8.4 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। इसको कई रिपोर्ट्स में जस्टिस डिपार्टमेंट जो होती है एक, उसमें ये कहा गया कि ये गैर कानूनी है। दरअसल अमेरिका में चुनाव से कुछ दिन पहले वोटिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसे अर्ली वोटिंग कहते हैं। मस्क ने शनिवार और रविवार को पेंसिल्वेनिया में एक पुरुष और एक महिला को $1 मिलियन का चेक भी दिया। उनकी टीम ने बताया कि सोमवार का विजेता नॉर्थ कैरोलिना से चुना गया है। इलॉन मस्क की जो स्कीम है, ये स्कीम का विजेता बनने की शर्त क्या है आपको थोड़ा बताते चले। स्विंग स्टेटस यानी कि एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन का रजिस्टर्ड वोटर हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच और हथियार रखने वाली ऑनलाइन याचिका पर दस्तखत करना होगा और इसका समर्थन करना होगा। पेंसिल्वेनिया में याचिका पर दस्तखत करने वाले हर रजिस्टर्ड वोटर को अपने आप $100 का मुआवजा मिलेगा, यानी कि लगभग 8,400 रुपये मिल जाएंगे। यानी कि एक बात बताएं, जैसे भारत में क्या होता है ना कि चुनाव में दारू, शराब जो होता है, मांस होता है या पैसे होते हैं, कपड़े होते हैं, लोक लुभावने वादे होते हैं, ऐसी बातें की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है। बाकी 6 स्विंग स्टेट में याचिका पर दस्तखत करने वाले हर रजिस्टर्ड वोटर को $47 यानी कि 3,951 रुपये मिलेंगे। ये स्कीम किसकी है? एलन मस्क की है। मस्क की इस कैंपेन से अमेरिका की बाइडेन सरकार नाराज है। दरअसल मस्क अमेरिकी चुनाव में पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं, खुलकर समर्थन कर रहे हैं, मंच पर खड़े होकर उनका प्रचार कर रहे हैं। वे ट्रंप के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं। वोटर्स को पैसे देने का ऐलान भी इसी से जुड़ा है। इसका मकसद जो है, स्विंग स्टेट में रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना है। दरअसल स्विंग स्टेट वे राज्य हैं
हैं जहां दोनों पार्टियों के बीच टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां हर वोट अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में मस्क की कैंपेन कमला से कुछ वोटर्स छीन सकती है। पैसे की लालच में लोग आ सकते हैं। इसकी बड़ी वजह है कि मस्क ने 8 करोड़ जीतने के लिए जो शर्तें रखी हैं वे ट्रंप को चुनावी वादों से मेल खाती है। मस्क की अर्ली स्कीम योजना को डेमोक्रेट्स नेता कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। पेंसिल्वेनिया के डेमोक्रेट गवर्नर जो शापिरो ने कहा कि मस्क का ऐलान बेहद चिंताजनक है। मस्क ने इसके बचाव में सोशल मीडिया पर दलील दी है। मस्क ने कहा कि विजेता लॉटरी से चुना जाता है। वे नहीं जानते कि वह रिपब्लिकन या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी में से किसका समर्थक है। वे किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। अमेरिका में चुनाव जीतने के लिए कई अहम अर्ली वोटिंग चुनावों में की जाती हैं। जैसे अमेरिकी चुनाव में पहले भी एडवांस पोलिंग होती रही है। हालांकि पहले के चुनाव में प्री पोल वोटिंग में डेमोक्रेट्स का दबदबा रहा था, लेकिन इस बार कुछ प्रमुख राज्यों में रिपब्लिकन ने बढ़त बनानी शुरू कर दी है। 1988 से पहले सिर्फ 6 राज्य थे जहां पर शुरुआती वोटिंग का चलन था। 1992 से चुनाव से पहले शुरुआती वोटिंग का चलन बढ़ता चला गया। 1992 से के चुनाव में 7% लोगों ने वोट किया था और NBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 14.5 मिलियन लोग चुनाव से पहले वोटिंग कर सकते हैं। यह करीब 70% का आंकड़ा है। अगर हम कुछ जो है 2020 में 64% से ज़्यादा लोगों ने चुनाव से वोट डाले थे, पहले वोट डाले थे। उस प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की जो रिपोर्ट है उसमें 2020 में 64.04%, 2016 में 36.60%, 2012 में 31.60%, 2008 में 30.60%, 2004 में 22% और 2000 में 16% प्री वोटिंग कह सकते हैं इसे हुई थी। ठीक है, चुनाव से पहले की वोटिंग हुई थी। तो चलिए, उम्मीद है कि और भी बहुत सारी जानकारी है जिसको हम लेना नहीं चाहेंगे। बहुत सारी जानकारी है अमेरिकी चुनाव से, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी जो थी, जो अब तक की अपडेट थी बड़ी जानकारियों में से, उसको आपके साथ हमने साझा किया। चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्री में ही सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है यूट्यूब पर। तो चैनल को, वो जो रेड बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबा लीजिए। बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन मिले। लाइक बटन को दबाइए और जब इतना सब कुछ आप कर चुके हैं तो वीडियो को आप शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। उन्हें भी देश विदेश की जानकारियां होती रहे। अपने बच्चों को भी ये ज़रूरी जानकारियां 10-20 मिनट में स्पीड भी बढ़ाकर आप सुना सकते हैं, जिससे उन्हें दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया का लोकतंत्र कैसा है, भारत का लोकतंत्र कैसा है, सब में डिफरेंस हो, उनको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।